प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी छुट्टी एंजॉय किए होंगे। अब दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद हम लोग फिर से फ्रेश मूड में आकर के अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। आज हम लोग सारा आकाश उत्तरार्ध का 5वां पाठ का सारांश देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से समर अपने मित्र दिवाकर के घर से वापस आता है। वापस जब आता है तो उसका मन थोड़ा अशांत सा है, उसका मन बुझा हुआ है, उसके मन में कोई जोश उत्साह नहीं है, जिसके कारण वह क्या करता है कि अपने मन को शांत करने के लिए एक पार्क में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। तो आइए अब हम लोग यहाँ से देखना शुरू करते हैं। दिवाकर के घर से वापस आकर समर पार्क में जाकर चुपचाप बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि लोग हंसी खुशी से घूम रहे थे। उसे लगा कि जैसे केवल उसका अपना घर ही नरक है। अब पार्क में देखा तो सबके सब जोश में उत्साह में हैं। सबके चेहरे पर खुशी की झलक है और समर का ही मन बुझा हुआ है, वह उदास है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उसका ही घर नरक है। कहने का मतलब कि घर में आदमी शांति प्राप्त करता है, सुकून महसूस करता है, लेकिन समर अपने घर में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करता। इसलिए प्रायः वह घर से दूर ही रहना पसंद करता है। हम सभी जानते हैं कि जिस जगह पर हमारे मन को शांति नहीं मिलती है, उस जगह पर हम जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आखिर घर तो जाना ही पड़ता है, घर वापस होना ही पड़ता है। घर पहुंचा तो देखा कि अमर रोटी खा रहा था। रोटियों में घी नहीं लगा था। उसने प्रभा से कहा कि 2 दिन पहले ही सेर भर घी आया था और समाप्त हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि समर जब आया तो देखा कि अमर खाना खाने बैठा हुआ था और प्रभा रोटियां बना बना करके अमर को खाने के लिए दे रहा था। रोटियों में घी नहीं लगने का कारण जब पूछा तो प्रभा ने बताया कि घी समाप्त हो गया। तो अमर ने कहा कि हाल में ही अर्थात 2 दिन पहले ही सेर भर घी आया था और सब समाप्त हो गया। प्रभा ने कहा था ही कितना। प्रभा ने कहा कि था ही कितना, कहने का मतलब यह कि घी तो थोड़ा ही था, इसलिए समाप्त हो गया। इस पर अमर ने यह कह दिया कि आप तो सारा घी भैया को खिला देती हैं। और समर ये सब सुन रहा था। अब तुम देख ही रहे हो, घर में ही काम आ रहा है,
प्रभा ने कहा कि घी कोई बाहर तो जा नहीं रहा है, घर में ही तो खर्च हो रहा है। उसने उलाहना दिया कि सारा घी तो समर भैया को खिला देती है और घर का नाम लेती हैं। अब अमर ने कहा कि आप घर का नाम ले रही हैं, लेकिन आप तो सारा घी समर भैया को खिला देती हैं। समर उस समय जूतों पर पॉलिश करते हुए सब सुन रहा था। जैसा कि पहले ही मैंने कहा था कि समर ये सारी बातें सुन रहा था। प्रभा और अमर के बीच में जो बातें हो रही थी, उन सारी बातों को वह सुन रहा था। उसे और उस समय वह जूता पर पॉलिश कर रहा था। उसे यह बात ठीक नहीं लगी। जब अमर ने उलाहना दिया कि सारा घी तो आप समर भैया को खिला देती हैं और घर का नाम लेती हैं, तो यह बात समर को अच्छी नहीं लगी। उसने अमर को डांटा तथा उसकी पीठ में लात मारी। अब वह समर ने क्या किया कि अमर को डांटा और साथ में ही वह उठकर पीछे से अमर की पीठ पर एक लात जमा दी। खाना छोड़कर वह गुस्से में उठ गया और जोर जोर से रोने लगा। जब समर ने उसे लात लगाई तो वह क्रोधित हो गया और खाना छोड़कर उठ गया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जब अमर को रोते हुए अम्मा सुनी तो वह वहाँ आ गई। अम्मा ने सुना तो समर को आवाज़ लगाई और उसे भला बुरा कहा। उन्होंने स्पष्ट कहा, देखती हूँ मेरे रहते कैसे उसकी तरफ कोई टेढ़ी नज़र से देखता है। अम्मा ने समर को बहुत भला बुरा कहा, डांट लगाई और उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं किसी को अमर की तरफ टेढ़ी नज़र से देखने नहीं दूंगी। उन्हें लगा कि यह सब प्रभा ने सिखाया होगा। अब अम्मा को लगा कि प्रभा ने ही समर को सिखाकर अमर को पिटवाया है। उन्होंने व्यंग से कहा कि जब तक समर प्रभा से नहीं बोलता था तब तक सब ठीक था, आजकल रोज कोई न कोई उपद्रव चलता रहता है। तो अम्मा ने कहा ताना देते हुए कि जब तक समर प्रभा से बातचीत नहीं करता था तब तक सब कुछ ठीक चलता था, और जब से समर प्रभा से बात करने लगा है तब से घर में हर दिन कोई न कोई उपद्रव होता रहता है। कहने का मतलब यह है कि जब से इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई है तब से घर में कोई न कोई झंझट होता ही रहता है। समर ने कहा कि उसके न बोलने के कारण ही सारे उसके सिर पर चढ़ गए। समर ने कहा कि प्रभा से मेरे न बोलने के कारण ही घर के सारे सदस्य उसके सिर पर चढ़ गए हैं। खुद कोई सोचता नहीं है और वह कुछ कहता है तो बहू की आड़ हो जाती है। समर ने कहा कि प्रभा के बारे में खुद कोई कुछ सोचता नहीं है, और जब समर कुछ सोचता है और कहता है तो लोगों को लगता है कि बहू ने अर्थात प्रभा ने उसे सिखा दिया है। उसने भी व्यंग से कहा कि भाभी क्या कुछ नहीं कर सकती। समर ने भी व्यंग कसते हुए कहा कि घर का सारा काम प्रभा करती है, क्या भाभी कुछ काम नहीं कर सकती है क्या? भाभी रानी है और प्रभा दासी है। क्या भाभी रानी है और प्रभा उनकी दासी है, नौकरानी है? भाभी सुन न सकी और बच्ची को चरपाई पर पटक कर वहां आ गई। अब भाभी को जब यह बात सुनाई दी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को चारपाई पर पटक दिया और वहां आ गई। उसने प्रभा को हटा दिया और खुद रोटी बनाने लगी।
प्रभा रोटी बना रही थी, तो अभी अभी समर ने कहा था कि भाभी कुछ नहीं कर सकती क्या? तो भाभी ने अपनी बेटी को चारपाई पर पटक दी और खुद आकर प्रभा के हाथ से बेलन छीनकर और खुद रोटी बनाना शुरू कर दी। अम्मा न कमाने का ताना दे रही थी। अम्मा ने समर को ताना दिया कि तुम कोई काम नहीं करते, तुम कुछ रुपए नहीं कमाते। बच्ची रो रही थी क्योंकि भाभी ने उसे चारपाई पर पटक दिया था, इसलिए वह रो रही थी। अब प्रभा ने देखा कि भाभी तो रोटी बनाने ही लगी, तो वह जाकर के बच्ची को चुप कराने लगी। भाभी को जैसे ही पता चला, वे रोटी बनाना छोड़कर वहां पहुंची और बच्ची को उसके हाथ से छीन लिया। और भाभी ने जैसे देखा कि उनकी बच्ची को प्रभा गोद में उठाकर चुप करा रही है, तो फिर भाभी ने रोटी बनाना छोड़कर वहां पहुंच गई और प्रभा के हाथ से बच्ची को छीन लिया। फिर उसे खाट पर पटका और रोटी बनाने चली गई। फिर उन्होंने उस बच्ची को खाट पर पटक दिया और रोटी बनाने चली गई। कहने का मतलब यह है कि मेरा काम प्रभा तुम मत करो। साफ साफ कहना है कि मेरी बच्ची है, उसे संभालना, चुप कराना, ये सब मेरा काम है, इसलिए तुम यह मत करो, मैं अपना काम खुद करूंगी। तो इस तरह से घर में उपद्रव चल रहा है। समर वहां से चला गया था और पार्क में लेटे लेटे भी ये सब बातें सोचकर उसका सिर भन्ना रहा था। अब समर फिर घर से निकल गया और जाकर पार्क में लेट गया और वहां लेटे लेटे इन्हीं बातों पर सोच रहा था। किस प्रकार से प्रभा रोटी बना रही थी, अमर खाना खा रहा था, रोटी में घी नहीं लगा था, जिसके कारण दोनों में कहा-सुनी हो गई। समर ने अमर को एक लात जमा दी, बीच में माँ आ गई, माँ के साथ बहस छिड़ गई। माँ ने समर को न कमाने के लिए ताना दिया। समर ने यह कह दिया कि क्या भाभी घर का कुछ काम नहीं कर सकती क्या? क्या भाभी रानी है और प्रभा दासी है? इन सारी बातों को लेकर के घर में फिर उपद्रव छिड़ गया था, जिसके कारण समर का मन खराब हो गया और फिर वह जाकर के पार्क में लेट गया और पार्क में लेटे लेटे इन्हीं सारी बातों पर चिंतन मंथन कर रहा था। उसी समय एक बंदूक चलने की आवाज आई। पता चला कि दरोगा जी ने अपने प्यारे घोड़े को गोली मार दी और अब रो रहे हैं। समर जब पार्क में लेटा था, तो उसी समय बंदूक की गोली चलने की आवाज आई और पता चला कि जिस बंदूक की आवाज आई थी, वह किसी और की नहीं, एक दारोगा जी की बंदूक की आवाज थी और उन्होंने अपने घोड़े को गोली मार दी थी। वह घोड़ा उनका बहुत प्यारा घोड़ा था, लेकिन उनका घोड़ा बहुत दिनों से बीमार चल रहा था और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा था। बहुत इलाज कराया पर उसका आराम नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा बार बार इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है और वह काफ़ी तकलीफ में है। तो ऐसी परिस्थिति में वह घोड़ा रोज रोज जो दुख झेल रहा है, जो उसे तकलीफ हो रही है,
उस तकलीफ को देखकर दरोगा जी बहुत दुखी हो जाते थे और उन्हें विश्वास हो गया था कि अब उनका घोड़ा बचने वाला नहीं है। तो बहुत दिनों तक तकलीफ झेल करके जो मरेगा उससे अच्छा है कि एक बार में ही वह मर जाए और उसे दुख से मुक्ति मिल जाए। बहुत इलाज कराया था पर उसको कोई आराम नहीं हुआ। हरीश जी उसको तड़पते नहीं देख सकते थे। ये दरोगा जी का नाम है हरीश जी, यहाँ याद रखिएगा। और कहीं पर दरोगा जी के नाम की चर्चा नहीं है, यहीं पर यहाँ लिखा हुआ है। कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह प्रश्न आ जाए कि दारोगा जी का नाम क्या था, तो आपका उत्तर होगा हरीश जी। वहाँ तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, हरीश जी, मनीष जी, रवीश जी, गणेश जी, जिसमें से आपको उसका उत्तर चुनना होगा हरीश जी। अतः उन्होंने उसे गोली मार दी, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे गोली मार दी। यहाँ भी एक प्रश्न बन सकता है कि दारोगा जी ने अपने घोड़े को गोली क्यों मार दी। ऑप्शन दिया जा सकता था क, उसकी बीमारी लाइलाज हो गई थी, वह घोड़ा को प्यार नहीं करते थे, घोड़ा किसी काम का नहीं बचा था, घोड़ा बूढ़ा हो गया था। ये सब ऑप्शन बना करके दिए जा सकते हैं, जिसमें सही ऑप्शन है कि घोड़े की बीमारी जो थी वह लाइलाज हो गई थी, उसका इलाज अब संभव नहीं था। समर रात को 10 बजे घर लौटा, सब लोग सो चुके थे, वह अपने कमरे में चला गया, नींद नहीं आ रही थी। तभी प्रभा आ बैठी और बाँह छूकर बोली, खाना नहीं खाओगे। वह अपने कमरे में गया, मूड अच्छा नहीं था, मन ठीक नहीं था, इसलिए वह लेट गया। लेकिन आप सभी जानते हैं, जब मन चिंतित हो, मन दुखी हो, तो हमें नींद नहीं आती है। तो वह ऐसे ही लेटा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच में प्रभा आई और उसकी बाँह को छूकर और उसने पूछा कि खाना नहीं खाओगे क्या। समर ने कहा नहीं। तुमने खा लिया। समर ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, तुमने खा लिया क्या। और प्रभा के नहीं कहने पर वह जोर जोर से रोने लगा। तो प्रभा ने भी कहा कि मैंने भी खाना नहीं खाया है। तो यह सुनकर समर जोर जोर से रोने लगा और प्रभा से कहने लगा, हम क्या करें, कहाँ चले जाएं। समर ने कहा कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। कहने का मतलब यह है कि फिलहाल समर को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। आगे कुआं और पीछे खाई। आगे बढ़ते हैं तो कुआं दिखाई देता है और पीछे बढ़ते हैं तो खाई दिखाई देती है। ऐसी परिस्थिति में करें तो क्या करें, बड़ी दुविधा की स्थिति है। अब यदि वह काम धंधा में लग जाता है तो उसने जो महत्वाकांक्षा पाल रखी है एमए करके और कॉलेज में लेक्चरर का काम करने का, वह महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी। और यदि वह अपनी पढ़ाई जारी रखता है आगे की, तो घर में हमेशा कलह होता रहेगा, माता पिता बोलते रहेंगे कोई काम धंधा नहीं करते हो, कुछ काम धंधा कर लेते तो घर में कुछ मदद हो जाती। तो ये सारी परिस्थिति उसके सामने है, वो करे तो क्या करे। इसलिए वह घर छोड़कर
भी नहीं भाग सकता है, घर छोड़ कर के भागेगा तो फिर हो जाएगा कि आखिर फिर प्रभा को वह किसके भरोसे छोड़े, फिर घर छोड़कर कहीं चला जाए तो आगे की पढ़ाई समाप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। यह पाठ भी समाप्त होता है, यह भी एक छोटा सा पाठ था। अब हम लोग अगले पाठ की तरफ बढ़ेंगे।